all people, do people also have a test this week? Yes, ma'am. Okay. So, did you try the questions? And if you have any doubts, first we would like to go with the doubts first. Come on. Any doubts? Ma'am, I have few questions. Can I send them Yes, in? fast, fast, fast. Make it faster, please. चलो ठीक है, जब तक वो डाउट्स फिल कर रही है तो तुम्हारा सिलेबस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक है. Yes, ma'am. ओके, तो यू विल बी लाइक हाइजेनबर्ग भी नहीं आ रहा है, तुम समझ लो कि डी ब्रॉगली तक है, बस इतना ही रख रहे हैं हम लोग सिलेबस. ठीक है, डी ब्रॉगली से. अच्छा, मैंने एक काम और बोला था तुम लोगों को पता करने के लिए कि तुम्हारा जो साइमल्टेनियस बैच है स्कूल में, उसमें केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट हुआ है, क्या चल रहा है. डिड यू आस्क योर फ्रेंड्स Yes, ma'am. what is going on with Ma'am, they've chapter? completed till board. Sorry, Ma'am, they have completed till board. they have completed their Bose theory. Ma'am, till board. अच्छा स्टिल बोर्ड्स, मतलब यही चल रहा है, सेम सेम वे में चल रहा है. Yes, ma'am. both the chapters are same. Okay, fine. ठीक है, तो मतलब कोई ट्रबल वाला नहीं है. जब नया चैप्टर वो स्टार्ट करें तो वो बताना क्या होगा. ओके, सो सी देयर आर Okay, 2-3 ma'am. क्वेश्चंस. अच्छा, ये क्वेश्चन तो बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. 2.7 grams ऑफ सिल्वर कार्बोनेट. हु कैन अफोर्ड टू डू इट? ट्राई करो जरा. 2.7 grams of silver carbonate on being strongly heated yields a residue weighing. Yields a residue weighing. कम ऑन, ट्राई करो सब लोग. मैंने तुमको एक इक्वेशन लिखाई थी ना, एक मतलब एक लिस्ट ऑफ रिएक्शंस दी थी कि उसी से ज्यादातर तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे. कैन यू रिकॉल दैट लिस्ट? कैन यू रिकॉल दैट लिस्ट? उसमें मैंने तुम्हें बताया था नॉन मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं, जब वो हीट करे जाते हैं, इट डिकम्पोज एंड दे गिव यू Ag plus CO2 plus O2. कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू ऑक्साइड एंड CO2, लेकिन यहाँ पर ये मिलता है. याद आया? ठीक है, तो ये देखो इतना, ये देखो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई. फाइन. अब उसमें से देखो ये तो सॉलिड होगा, कार्बोनेट सॉल्ट है, ये सॉलिड होगा, बट ये सब गैसियस होंगे कि नहीं? Yes, ma'am. So who will perform the residue? This one. Solid. Okay, so now Yeah. how will you do it? Moles of Ag2CO3 divided by its coefficient in the balance reaction, and it is 1 is equal to moles of silver upon their coefficient, that is 2. Now can you solve this? Ma'am, Can you solve what is the final thing that we have to find? residue, the amount of residue? And who will give you the residue? Only silver will give you the residue, na? So we have to find the moles of residue basically. Wait, Okay, wait. wait. All right. Weight of silver. Okay, weight of residue. See the question. So यहाँ से अभी कर लोगे, जो भी तुम्हें वेट दिया है 2.75 अपॉन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना हो जाएगा, 108 प्लस 12 एंड प्लस 48. कर लेना सॉल्व. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सिल्वर मतलब वेट ऑफ सिल्वर, जो कि तुम बोल सकते हो इट विल बी द वेट ऑफ रेसिड्यू divided by 108 into 2. Can you solve this and get the weight done? Yes. Can you solve this भाई, जल्दी जल्दी बोलो. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी प्रोसेस समझ में आ गया, रिएक्शन शायद तुम्हें नहीं पता थी. व्हाट वाज द प्रॉब्लम यू वर फेसिंग इन दिस? Ma'am, reaction itself. ओके,
फाइन। फिर एक और जो क्वेश्चन तुमने दिया है, रेशियो ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट, तो तुम्हें इसकी रिएक्शन अभी नहीं करवाई गई है, तो ये वाला मैं स्किप कर रही हूँ, और अभी इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, जो भी रिएक्शंस, अगर कुछ लीक से हट के रिएक्शंस होंगी तो उसका तुम्हें दिया जाएगा इंफॉर्मेशन। Okay, ma'am. Fine. So then there is a question. SOCl2 reacts with water to give you a mixture of. तो देखो यहाँ तो रिएक्शन तुम्हें दी ही हुई है. So the question is SO2Cl2 thionyl chloride reacts with water to give you a mixture of H2SO4 and HCl. Now aqueous solution of SO1 mole will be neutralized by. इसका 1 मोल ले रखा है, ठीक है। सो चेक करो ये बैलेंस्ड है क्या रिएक्शन? चेक इज द रिएक्शन बैलेंस्ड? चेक इज इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। Not bad. नहीं बैलेंस्ड है, करो फिर बैलेंस, बोलो क्या आएगा, बैलेंस करके बताओ व्हाट विल बी द बैलेंस रिएक्शन। 2H2O, I guess. डोंट से आई गेस, टेल मी द Ma'am, करेक्ट it's वे। 2H2O. Ma'am, it's ओके, 2H2O. वेरी गुड। अब देखो इज इट बैलेंस्ड? For Yes, ma'am. balancing, you should be sure of. So, Yes, aqueous ma'am. solution of 1 mole of SO2Cl2 will be neutralized by. Will be neutralized by. You have to try solving this question. ये तो बहुत easy सा है, try करो सब लोग. Neutralized by. मैं options भी दे रही हूँ. 3 moles of NaOH or 2 moles of calcium hydroxide or both of them, and last is none of these. Try करो जरा. Try it. न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रलाइजेशन के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? व्हाट इज An अ acid and a base. सो वेयर इज द, यू नो, ऑप्शंस, बेस में तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट वेयर इज द एसिड? वेयर इज द एसिड? वेयर इज द एसिड इन दिस रिएक्शन, इन दिस क्वेश्चन? It's not given. It's H2SO4 or not? It's Yes, ma'am. H2SO4 or not? Is H2SO4 an acid or not? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब जरूरी नहीं है कि हर बारी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए, ऐसे इनडायरेक्टली दे सकते हैं। तो ऐसे देखो यहाँ से समझो, इफ आई टेक 1 मोल ऑफ SOCl2, SO2Cl2 thionyl chloride, how much amount of acid will be required? How much amount of acid will be produced? And 1 mole of 1 mole only acid will be produced. Okay, अब इसका न्यूट्रलाइजेशन करना है, तो सपोजिंग NaOH से करना है, तो कैन आई राइट H2SO4 प्लस NaOH। अब इसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो क्या क्या बैलेंस रिएक्शन बनेगी? विल इट बी Na2SO4 प्लस H2O? इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? ma'am, it's balanced. Now it is balanced now. So that means for every 1 mole of H2SO4, how many moles of NaOH is required? 2 moles. 2 moles. Yes, 2 moles of NaOH. So see, 1 mole of thionyl chloride will produce 1 mole of H2SO4, and for every 1 mole of H2SO4, 2 moles of NaOH is required. Can you follow? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. देखो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, बोथ तो हो नहीं सकते। Yes, Yes. ma'am. So now I move towards this thing. If I go for H2SO4 and react it with calcium hydroxide, तभी एक neutralization reaction होगी, and they will form CaSO4 plus 2H2O. Do you agree with this or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, 1 mole of H2SO4 will require 1 mole of CaSO4 or not? Yes, ma'am. So again, this is also not valid. Check it. ये वाला ऑप्शन भी कट गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा? None of these. Can you get it? Ma'am, in this question, why have we reacted with H2SO4 and not HCl? Yes, ma'am. That all. Oh, sorry, I forgot to look into that. मेरे को यार ध्यान नहीं रहा. Sorry. So there is 1 mole of this and 2 moles of
Thank you for correcting me. So there are three, basically we can say there are 3 moles of acid. Can you get it? Yes, ma'am. My mistake. Okay. So there are 3 moles of acid. मैंने HCl को ध्यान नहीं दिया. I skipped it out. Fine. So now check it. For H2SO4, you require 2 moles of NaOH. For H2SO4, you require 2 moles of NaOH. Do you agree or not? Yes, ma'am. And for HCl, how much is required? For HCl, Ma'am, how one much? mole. 1 mole is required, but how many moles of HCl is produced? How many moles of HCl is produced by thionyl chloride? So how much moles of this will be required? NaOH? 2 moles. तो total NaOH कितना चाहिए होगा? 3 moles. 3 moles. Okay, 4 moles. Sorry. Check करो. H2SO4 के साथ 2 और इसके साथ 2, तो total 4 moles चाहिए होगा. Yes, ma'am. Now, if supposing I am taking calcium hydroxide, तो calcium hydroxide के लिए इसके लिए कितना चाहिए होता है? 1 mole. See, this requires for H2SO4 it is 1 mole, and for this hydroxide will give you a salt CaCl2 plus 2H2O. देखो balanced है. देखो balanced है. Yes, ma'am. Yes. तो ये देखो ये 2 मोल अगर अपन लेते हैं तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट कितने की होगी? 1 mole. 1 mole. तो अगेन टोटल कितना चाहिए होगा फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आल्सो? 2 moles. 2 moles will be required ना. तो what is the correct option right now also? यहाँ के लिए तो ये 4 चाहिए होगा और यहाँ के लिए 3 कितना चाहिए था? 1 plus 1 that is 2 moles. तो अगेन क्या हो जाएगा? Which option is correct? The B option. Yes. Can you get it? Can you This get it? is the correct option. None of None of these? these. Ma'am, why not B? Ma'am, why not B? Yes, ma'am. We अरे need 2 सॉरी moles. एक मिनट मैंने ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ा. It is yes 2 moles of this calcium hydroxide. Sorry, my mistake. मैंने ऑप्शन नहीं ठीक से पढ़े. ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा. Yes. इसके लिए 4 moles चाहिए होगा ना. ठीक है अभी? Is it Yes. fine? Sorry, my mistake. Okay. अभी क्लियर है? तो देखो बेसिकली सी वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तुम्हारे जो डाउट्स आ रहे हैं उसमें कोई नई चीज नहीं पूछ रहे हो तुम. ओके बस वही है कि कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. दैट इज द ओनली डिफरेंस. इन स्कूल सिस्टम और इन बोर्ड सिस्टम द क्वेश्चंस आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. हियर दे आर ट्विस्टेड एंड टर्न्ड. एंड कैन यू get it how to decode their terms? Yes, ma'am. So there is a reaction where they are saying in the dehydration of cyclohexanol to cyclohexene, the yield is 75%. Hexene, the yield is 75%. Okay, what would be the yield? What would be the yield if 100 grams of cyclohexanol is dehydrated? Is dehydrated. ठीक है. So ये हमने करा है ना ये फॉर्मूला. इफ यू कैन रिकॉल परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Theoretical product formed upon Yes, observed upon calculated calculated into 100. into 100. ठीक है. So cyclohexanol को हेक्सीन में कन्वर्ट करना. You know what is cyclohexanol? नॉल किसके लिए यूज करते हो? OH के लिए. Yes, ma'am. OH. साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब 6 की रिंग होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए and 6 कार्बन Yes, atoms will be there. So check it out, it is having 6 कार्बन atoms. Yes, ma'am. ठीक है. और इसको फिर कन्वर्ट किया साइक्लोहेक्सीन में. तो यहाँ से और देखो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? वाटर. So isn't it dehydration reaction? Yes, ma'am. So tell me 1 mole of cyclohexanol will give you 1 mole of cyclohexene or not? Yes, ma'am.
दोनों के मोल सेम रहेंगे. सो इफ यू आर टेकिंग 100 grams ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल, तो इसका पहले मोल्स में कन्वर्ट करो. तो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस? देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर कमिंग? कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी, यू नो देम ना. Yes, ma'am. So now see how many bonds are coming out of carbon? 3. So यहाँ पे कितना लगेगा? एक ही हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी. Yes, ma'am. It will be CH2, 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 CH2. So what is the molecular formula of cyclohexanol? C6H11OH, if I'm not. Cyclohexanol का जो molecular formula होगा, what will be C6H. C6H11OH. ठीक है. एंड सिमिलरली साइक्लोहेक्सीन का करोगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करके देखना. सो इट विल बी C6H12 होना चाहिए, बट एक डबल बॉन्ड आने की वजह से इट विल बिकम It becomes 11. Yes, ma'am. 10. Oh, Okay, sorry, see yeah. yourself. See 3 bonds are coming out of this carbon, तो यहाँ CH लगेगा, यहाँ पे भी CH लगेगा. Yes, ma'am. यहाँ One 2 carbon. bonds लग रहे हैं तो CH2, CH2, CH2 काउंट कर लो अब. Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ जस्ट चेक इट योरसेल्फ. क्या हो जाएगा? अब एक्चुअली में मतलब मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल निकालेंगे. सो इट विल बी हाउ मच? 100 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 12 प्लस 16, 6 4 10 7 8 9. तो कितने मोल्स दिए हुए उन्होंने? 1 मोल दिया है. Yes, ma'am. तो 1 मोल साइक्लोहेक्सीन विल बी प्रोड्यूस्ड. कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. ठीक है. तो what will be the weight of cyclohexene produced? It will be 72 plus 10, that is how much? 82. ये कब होगा? जब yield कितनी हो? 100. कैलकुलेटेड वैल्यू कब आती है? जब yield कितनी हो? 100%, बट yield है 75%. तो what will be the weight observed by you into 100? So what will be the weight of cyclohexene observed by you? See, observed upon calculated, this is your calculated weight. Yes, ma'am. ठीक है. It should be this much. Sorry, my mistake. It should be 82. Okay, it should be this much, 82. But because the yield is 75%, won't it be less? Won't it be lesser? अब इसको solve कर लोगे आगे? Can you solve it further? Yes, ma'am. ठीक है. करना और आंसर को मैच कर लेना. Ma'am, can you explain the reaction once again? How did we get water? Please be louder. You aren't audible to me. Ma'am, can you explain the reaction again? How did we get water there? Because they are telling me it is dehydration. What does dehydration mean? What does Ma'am, dehydration release mean? of water. So that's what means. So water निकालने का मतलब है you need one OH. Yes, ma'am. और OH हमको यहाँ से निकलेगा, मिलेगा. अब Yes, OH ma'am. अकेला तो जाएगा नहीं, अपने साथ एक H को भी लेके जाएगा. Yes, ma'am. वो H कहाँ से मिलेगा? पड़ोसी से ले लिया, क्योंकि डबल बॉन्ड बन जाएगा. मतलब अगर तुम उतना ज्यादा फॉलो करना चाह रहे हो तो भूल जाओ, मत फॉलो करो कि कहाँ से आया. हमें ये पता है कि एक हाइड्रोजन निकलेगा. तो चेक योर सेल्फ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स लगा दो. सी, ये जो तुम्हारा हेक्सेनॉल का फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए? C6H12O होना चाहिए. यही है ना हेक्सेनॉल का फॉर्मूला? Yes, ma'am. उसमें से एक वाटर निकाल दो. तो वाटर निकालोगे तो C6H10 बचेगा कि नहीं? चेक इट. Yes, ma'am. तो देखो C6H10 बचा. Yes, ma'am. समझ गया. ठीक है. ऐसे कर सकते हो, नहीं जरूरी है डायरेक्टली करना. इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट करें. Yes. नेक्स्ट करें. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है. देयर इज अ क्वेश्चन. 2.2 grams of compound of phosphorus. न्यू ज्वाइनिंग पीपल. शुभ था शायद न्यू ज्वाइनीज में. और कौन था? रिद्धि थी. और कौन है न्यू ज्वाइन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था? Ma'am, Kinjal. प्लीज. हाँ, आई एम नॉट एबल टू गेट योर नेम. I'm Ma'am, Gauri. Kinjal. किंजल.
and Ma'am, Gauri. Gauri. So are you people, Yash? Okay, are you people also solving these questions? Yes, ma'am. Are you able to follow? Yes, Yes. ma'am. Okay, and whatever doubts you will have, you can ask in class. Okay, क्योंकि doubts को solve करने में क्या होता है, सबका benefit होता है. सबको नई नई चीजें revise हो रही है या नहीं? Tell me, individually doubts लेंगे तो हो सकता है वही क्वेश्चन तुम कोई और लेके आएगा, ठीक है, बट ऐसे लेने से क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमसे स्किप हो रहा है, सबके लिए बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आर योर फैक्ट्स गेटिंग रिवाइज्ड बाय टेकिंग डाउट्स हियर? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so that is why we are taking doubts here so that you get proper revision. So see, 2.2 grams of compound of phosphorus and sulfur contains this much amount of this. ठीक है, तो supposing मैंने assume कर लिया कि जो हमारा formula है ना, it is PXSY. Can I say like this? Yes, ma'am. ठीक है, ओके, अगर ये PXSY है तो फिर चलो हम लोग ऐसे करते हैं 2.1.25. अब इसमें देखो, इसका जो मॉलिक्यूलर मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या हो जाएगा, 31x प्लस 32y. डू यू एग्री? चेक इट. Yes, ma'am. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगा दो कि अगर हम लोग m वेट के बराबर कंपाउंड लेते हैं तो उसमें फास्फोरस कितना होगा. देखो, दो चीजों का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तुम्हें. किस किस चीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? चेक इट. वेट ऑफ कंपाउंड एंड वेट ऑफ फास्फोरस इन द कंपाउंड दिया है ना, दो चीजों का रिलेशनशिप. Yes, ma'am. तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं. कैन आई से 31x प्लस 32y ग्राम्स जब हम कंपाउंड लेंगे तो उसमें फास्फोरस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 31x होगा या नहीं? What will be Yes, the ma'am. ठीक है. So now according to the question, if I take 2.2 grams of the compound, what is the contribution of phosphorus in this? Is it fine? We can go for cross multiplication. And can you find the ratio of x to y? Solve this equation. 31x plus 32y is equal to 31 into 2.2x. Can you solve this and can you get the ratio of x upon y? Can you get the ratio of x upon y on solving this? Yes. और वही रेशियो तो हमारा फॉर्मूले का हो जाएगा. Yes. Yes, ma'am. Can you follow everyone? Yes, ma'am. Ma'am, can we solve this question by using the principle of atomic conservation as well? How will you solve it? Moles of sulfur upon the coefficient is equal But to we don't know the coefficient now. How do you know the we only know phosphorus and sulfur are reacting. What is the product? That's what we don't know. That's why I'm writing PXSY. You can solve it when you know the coefficient, when you know the formula. The formula itself is missing. समझ में आया? POAC क्यों नहीं लगा सकते यहाँ? Okay, ma'am. ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, तभी तो कोएफिशिएंट्स निकालेंगे. फॉर्मूला ही नहीं पता अपने को क्या बनने वाला है. Ma'am, can we do it by making that table? विच टेबल? हाँ तो बेटा यहाँ पे वही टेबल ही तो बनाई है. सी यूनिटरी मेथड, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है. Anything else? So all doubts are done. All doubts are done. All doubts done. किसी और का तो नहीं रह गया? ठीक है. So अभी मेरे ख्याल से तुम्हारे बैच में क्वांटम नंबर स्टार्ट हो गया था ना? Yes, ma'am. So what do you mean by quantum numbers? What do you mean by? These quantum numbers give the exact position of an electron in Yes, an to atom. locate the electron you need 4 numbers. ठीक है, to locate the electron you need 4 numbers. उन 4 numbers मतलब address of the electron in an atom element, उसके लिए 4 numbers की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो उसको ही हम quantum number बोलते हैं. पहला क्या होता है, हमें क्या क्या information चाहिए होती है. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा electron कौन से shell या फिर कौन से energy level में है. फिर energy levels are further divided into what?
energy levels are further divided into what? Subshells. Subshells. ठीक है, तो subshells कितने तरीके के होते हैं? अभी तक हमने Four as कौन of कौन से? C, D and F. Okay. Now subshells are further divided into what? Small Orbitals. bitals. Orbitals. ठीक है, okay, now fine. So हम लोग जो subshell shell होता है उसको कौन से क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं? It is called as Principal quantum number. ठीक है, and how does it denote by n? हम लोग बोर्ड थ्योरी में भी यूज करते आ रहे थे ना n, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होनी चाहिए. कैन यू रिकॉल? Yes, ma'am. ठीक है, अब नंबर ऑफ सबशेल कैसे डिनोट करते हैं? बाय यूजिंग Azimuthal quantum number. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय वैल्यू l. तो अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? It depends on the shell. Yes, possible value of L in a shell is equal to 0 to n minus 1. Can you recall this? तो सी L की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि n की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, सो नाउ इफ इट इज 0, व्हाट विल इट, कौन सा सबशेल होगा? S subshell. व्हाई इट इज S सबशेल? Because the shape of the S subshell is a sphere. Yes, So तो seeing L its का जो axis- नंबर होता है वो डिनोट करता है कि आप कितने एक्सिस से एफिनिटिव हो. Yes, कितने एक्सिस को पसंद करते हो. तो and it's जो spherical, it has no particular affinity, hence it's equal to 0. ठीक है, तो P क्या होता है? L, P के लिए सॉरी L की वैल्यू 1 होगी तो हम लोग कौन सा सबशेल बोलेंगे? P subshell. P subshell. क्यों बोलते हैं P subshell? Because it is dumbbell shape. Dumbbell can be placed along one direction. Yes, ma'am. And how many types of P subshells you will have? PX, PY, PZ. Three types. PX, PY and PZ. इन्हीं को हम orbitals बोलते हैं. तीन तरीके से हो गया ना, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन या तो x axis में बोलेगा या फिर y axis में बोलेगा. तो there will be 3 types. That is what we call it as. It has 3 orbitals. Okay. Then L is equal to 2 रखते हैं तो कितने subshells बनते हैं? Ma'am, the D subshell. Now it is affinitive along 2 axes because it is the shape has in double dumbbell. अब इसमें 2 axes के along मतलब ये हो सकता है dxy, DXY, DYZ, DZX, DX square, Y square, DZ. along the axis and dz. These two are along the axis. This is in the middle of the axis. And then L is equal to 3. मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? F subshell. F सबशेल. इसका शेप ट्रिपल डंबल या फिर हम लोग Dumbbell. कॉम्प्लेक्स करके बोल छोड़ देते हैं. तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 7 orbitals. यहाँ पे कितने आएंगे? देखो 5. कितने हो गए? 5 घर बन सकते हैं ना, 5 वैरायटी Yes, में ma'am. इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है. This will have 3 But it can and move. that has 1. yes, because it can move in 3 directions. Is it clear till here? Is it clear till here? Yes, ma'am. अब ऑर्बिटल में मतलब तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और किस ओरिएंटेशन में मूव कर रहे हो वो ऑर्बिटल होता है. तो उसके लिए क्या हमें डिफाइन करना पड़ता है? उसके लिए हम एक क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? Magnetic quantum number. Magnetic quantum number. How do we denote? By a small m. Okay, so what is it? Magnetic quantum number क्या है? So magnetic quantum number हमें डिफाइन करके देता है कि कौन से एक्सिस के अलोंग तुम मूव कर रहे हो. सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m फॉर अ सबशेल? सी L का वैल्यू n पे डिपेंड करता है. देखो L का वैल्यू n पे डिपेंड करता है और m का वैल्यू L पे डिपेंड करता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सी Yes, ma'am. L depends on the value of n and m depends on the value of L. So what are the possible values of m? It will be -1 to +1 in plus L including 0. Including 0. Okay. So Yes. अगर हम लोग S सबशेल की बात करें तो S सबशेल में L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? Possible values of m will be only 1, 0. That is 1 घर है, एक ही घर है. यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? -1, 0 एंड +1. देखो 3 घर हो गए. Yes, ma'am.
ठीक है. What will be the possible values over here? -2, 5. -1, 0, 1. Yes, and then what will be the possible values over here? So the possible values की जो number होती है वही denote करती है कितने orbitals हैं. Did you follow? Yes, ma'am. Okay. So and then एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? Maximum electrons in an orbital. In an orbit तो तुमने पढ़ा ही है 2n square बोरबरी रूल. Yes, ma'am. पढ़ा होगा. But if I ask you what is the maximum number of electrons in an orbital? In an orbital will be how much? कितने हो जाएंगे? 2. Only 2 can live in an orbital. एक घर में 2 ही रह सकते हैं. अब खुद से बता दो number of orbitals, इन दोनों को कंपेयर करके बताओ. Number of orbitals in an orbit. Ma'am, n square. n square. n square. ठीक है. तो अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. जैसे if I do k shell की बात करें, ठीक है, अगर हम k shell की बात करें, k shell का मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू कितनी होगी? k shell का मतलब what will be the principal quantum number of k shell? N is equal to 1. n is equal to 1. That means it should contain how many orbitals? Ma'am, 1. 1 only. Let us check. For n is equal to 1, L की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. 0. That means it will contain only S subshell. Yes, ma'am. Yes, S ma'am. subshell. S subshell का मतलब क्या हो गया? उसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? What will be the possible value of M? I'm 0. 0. So only one value means there will be only one orbital, Yes. and that means S shell can accommodate maximum of how many electrons? Tell me. First shell के Ma'am, अंदर 2. maximum electrons will be 2. Isn't it according to Bohr-Bury rule, which you have already done? Yes, ma'am. It just verifying first shell के अंदर सिर्फ 2 electrons रह सकते हैं maximum. अच्छा, हम L shell पे जाते हैं. N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? For next shell, what will be the N value? 2. I'm 2. 2. If N value is 2, what will be the L value? What will be the azimuthal quantum number possible? 0 and 1. 0 and 1. Okay. L is equal to 0 denotes which subshell? S subshell and S subshell. What is the possible value of M over here? 0. 0. तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? एक वैल्यू है तो मतलब एक ही ऑर्बिटल है. L is equal to P. 1 stands for P subshell. P subshell. P subshell मतलब what are the possible values of M? -1, 0. -1, 0, +1. That means how many orbitals? 3 orbitals. How many maximum electrons? इसमें 2 और इसमें 6. टोटल कितने हो गए? 8. तुमने किया था ना? ये किया था ना? सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. Yes, ma'am. Didn't you study that? Okay, let us move to the M shell. M shell का मतलब, tell me yourself how many, what will be the N value for this? What will be the azimuth principal quantum number for M? 3. N is equal to N is 3. equal to 3. ठीक है. What will be the possible L values? What will be the 0, possible? 1 and 2. Yes. So it will be 0, L will be 1, L will be 2. Now check yourself. एक S subshell आएगा. P subshell P and subshell आएगा. And ma'am, then D subshell. D subshell आएगा. अब देखो एक चीज और स्पेशल देखना यहाँ पर. L की वैल्यू N की वैल्यू के ना ही इक्वल होती है ना ही ग्रेटर होती है. क्योंकि ऐसे तुम्हें एक ना चार नंबर्स लिखे हुए दे दी जाएंगे, 3 दे दिए जाएंगे और वो लोग बोलेंगे which are not the possible values of quantum numbers. So but how can you check them? See, L cannot exceed the value of N, neither it is equal to the value of N. Check it. कभी हो रही है? ओके. नाउ सी, M की जो वैल्यू है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू कभी भी L की वैल्यू से एक्सीड नहीं करती है. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am.
ठीक है, तो अब सपोजिंग मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, which of the following is cannot be the possible values of, which of the following cannot be the possible values of, be the possible values of quantum numbers, and they are written in this order, ठीक है, n l m respectively. So supposing I give you 4 3 2, okay, then I give you 4 4 1, then I give you 4 5 1. टेल मी कौन सी पॉसिबल है, ये क्या ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? इफ दिस n इज इक्वल टू 4, तो l की वैल्यू 0 1 2 3 सब होगी कि नहीं? Yes, चेक ma'am. करो, चेक करो, क्या ये पॉसिबल वैल्यूज में से आएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. E, C, This E, is and possible, but this is not possible because m cannot exceed, neither it is equal, sorry, l cannot be equal to the value of n. N can never be equal to the value of n, because what is a possible value of l? 0 to n minus 1. Yes, तो zero. एक कम ही होना चाहिए, ठीक है, 0 to n minus 1. Again, is it a possible value? C option, No, is it a ma'am. possible No, ma'am. value? No. Again, the problem is with this person. Okay, now come over here. Is it a possible value? Yes. Yes, ma'am. M can be from -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So M can be equal to L, but L can never be equal to N. So this is a possible value. Is this a possible value? No, Check ma'am. me. No, again it is not. Then last one, is it a possible value? No, ma'am. No, again why it is not? Because Because the this, magnetic quantum number is greater than the azimuthal quantum yes. number. So can you get the error? Yes, ma'am. ये problematic था, ये problematic था, यहाँ पर ये problematic था, ठीक है? Can you get it now? So again check करो, तुम्हारे हिसाब से बोरबरी स्कीम के हिसाब से थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम? थर्ड शेल में कितने I'm two. इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 18. I'm 18. 18. लेट अस चेक, क्या हमने जो पढ़ा था और अभी जो पढ़ रहे हैं वो सही है? तो m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? 5 ऑर्बिटल्स होंगे. 5 orbital means how many electrons? Do you agree? Do you agree with this? अरे Yes. बोलो तो सही. Yes, and then only one possible value means one orbital. One orbital will contain total of 2 electrons. Total count करो कितने हुए? I'm 18 electrons. तो देखो बोरबरी वही है जो हमने 9 10 में पढ़ा था, बस अब हम उसके सब डिविजन्स करते जा रहे हैं. हम वही चीज कर रहे हैं ना. फर्स्ट में देखो 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 18 है, फोर्थ के लिए करना 32 बनेगा. हम वही चीज कर रहे हैं, बट हमने पहले सब डिविजन्स नहीं किए थे, अब हम सब डिविजन्स भी कर रहे हैं. कैन यू गेट द डिफरेंस नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, एवरीवन कैन यू फील द डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं. तो फिर अब जैसे अब देखो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में भी एस सब शेल आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट में भी एस सब शेल आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में भी एस सब शेल आ रहा है. अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में भी एक फ्लैट है, सेकंड फ्लोर पे भी है, थर्ड फ्लोर पे भी है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? डोंट वी राइट 401 501 लाइक दिस? Yes, ma'am. तो आइडेंटिफाई किस फ्लोर का है. तो उसी तरीके से हम लोगों ने इनका भी नाम लिखना स्टार्ट कर दिया. कैसे लिखना स्टार्ट किया? 1s. 1s रिप्रेजेंट्स व्हाट? S subshell of the K shell. Yes, that is a subshell of which orbit? First orbit. Now this will be called as 2s. This will be called as 3s, 4s and 5s and so on. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब सिमिलरली देखो p भी दो जगह आ रहा है.
Yes, ma'am. मेरे को एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा, एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम 1s की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल के सब शेल की बात कर रहे हैं, या किसके बारे में बात कर रहे हैं. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. तो देखो पी सब शेल भी दो तरीके के होंगे, 2p एंड 3p, ठीक है, एंड डी सब शेल होगा 3d. कैन यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो हमने इनको डिवाइड कर दिया. तो अब देखो जैसे अगर मैं मूव करूं तो मेरे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट सब शेल. तो फर्स्ट सब शेल में सिर्फ 1s होगा, के शेल में सिर्फ एक ही टाइप का सब शेल होगा. Yes, ma'am. फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ, मतलब अपना स्टेयरकेस बढ़ाते जाओ. तो सेकंड शेल में क्या आने वाला है? देयर विल बी टू सब शेल्स, 2s एंड 2p. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर अगेन इन द थर्ड शेल मूव वन मोर स्टेप, move one more step. Okay, so if I move one more step, what will be the subshells formed? 3s, 3p, 3d. Very good. 3s, 3p and 3d. ठीक है. Then again next one 4s, 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 4p, 4p, 4d, and 4d, 4f. 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 ठीक है. Next one. Next बोलो. 5s, 5p, 5d and 5s. यस, ये ध्यान रखना है क्योंकि हमें f के आगे अभी तक हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए. क्यों नहीं डिस्कवर कर पाए उसका भी रीजन बताया था, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ 3 डायमेंशन ही पता है ना. वी Yes. डोंट नो द फोर्थ डायमेंशन. तो 3 डायमेंशंस पता है, तो 3 ओरिएंटेशंस हमारे पास आ रही हैं, उसके हिसाब से 4 तरीके के सबशेल्स बन पा रहे हैं. तो f के आगे काउंटिंग नहीं आती है. बट अगर कभी नया सबशेल डिस्कवर होता है तो वो कौन से ऑर्बिट में डिस्कवर होगा? Which will be the lowest Fifth orbit where the new subshell is going to accommodate? N is equal Fifth. to 5. N is equal to 5. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है बट इनडायरेक्टली समझ में आया. Which will be the lowest principal quantum number where the new subshell or G subshell on discovering will be accommodated? Can you get it? This is a very popular question. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो, अब जैसे ये देखो मैंने क्लासरूम्स बना दिए, ये हमारा स्कूल है और यहाँ क्लासरूम्स ऐसे बन गए. सो अब प्रॉब्लम ये भी आती है ना, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है? इज दिस अ प्रॉब्लम और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, सो हाउ टू मेक द सिटिंग अरेंजमेंट, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम. सो व्हाट वी केम, देयर वाज अ साइंटिस्ट, उसका नाम, उसने एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम बोलते हैं अफबाउस प्रिंसिपल. हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सबशेल. उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. यू नो द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड एज व्हाट? You know about it? Electronic configuration. Electronic configuration. So the systematic arrangement of electrons, ना proper ऐसे नहीं, कहीं पे भी यहाँ भी मर्जी आए बैठ जाएंगे. This is systematic arrangement of electrons in an orbit is called as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को करने के लिए अब कुछ ना कुछ तो रूल्स बनाने पड़ेंगे. Yes, ma'am. सो उसको हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके लिए हमें 3 रूल्स करने हैं. इसमें से पहला रूल मैं तुम्हें बता रही हूँ. रूल नंबर 1 इज योर अफबाउस प्रिंसिपल. अफबाउस प्रिंसिपल. ठीक है, अब बताओ अगर स्कूल पूरा खाली पड़ा है, ठीक है, पूरा स्कूल खाली पड़ा है, तो तुम्हारी कोशिश क्या होगी कि तुम ग्राउंड फ्लोर पे जाओ या टॉप फ्लोर पे पढ़ने जाओ? On ground floor. ओके, मूविंग. तो इसका भी मतलब क्या होता है? मूविंग अप, और यू कैन से मूविंग इन असेंडिंग ऑर्डर. Okay, it means for ascending order. It stands for ascending order. So what does this mean? It is meaning that you have to move from lower energy level to
हायर एनर्जी लेवल। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी। तो ऑब्वियसली पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे ढूंढते हैं, फिर सेकंड फ्लोर पे ढूंढते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम किस में बताएं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे सबशेल हैं, तो अब किस में बताएं किसके पास लोअर एनर्जी होगी? तो उसके लिए हमें कैसे पता चलता है? तो हमें पता चलता है ये n+l रूल से। n+l रूल से n+l रूल क्या बोलता है? लोअर वैल्यू ऑफ n, समझ रहे हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐड करें। तो लो वैल्यू मींस लो एनर्जी। ठीक है, अगर किसी की वैल्यू लो आती है तो उसका मतलब उसकी एनर्जी लो है। बट एक टाइम ऐसा आ सकता है ना जब n+l वैल्यू को हम ऐड करें और वैल्यू सेम आए। देयर कैन बी टू डिफरेंट नंबर्स हुज ऑन एडिशन कैन गिव यू सेम वैल्यूज। Yes, ma'am. तो इफ दो कॉम्बिनेशन की वैल्यू सेम आती है, इफ वैल्यूज आर सेम, देन उस केस में तो टाई हो जाएगा। तो टाई को कैसे ब्रेक करें? लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसकी भी लोअर वैल्यू ऑफ n होगी, इट विल हैव lower energy। ठीक है, एंड हाउ डू वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक ABX। व्हाट डज A स्टैंड फॉर? A स्टैंड फॉर किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो, या फिर यू कैन से A स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। B स्टैंड्स फॉर कौन सा सबशेल है, मतलब SPDF वैसे लिखोगे। एंड X स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर सबशेल, कितने जाएंगे उसके बारे में। तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मतलब एनर्जी लेवल क्या होगा, फिर बाद में इसके बारे में हम बताते हैं। तो देखो यहाँ पर इस केस के लिए n+l वैल्यू कितनी होने वाली है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? For 1s, what is the value of n? 1, And what is the value of l? 0, I'm 0. फिर next पे आते हैं, तो what will be the n+l value? 2, 2. I'm What will be the n+l value? 3, 3. What will be the n+l value? 3 plus 0 is 3. 3 plus 1 is 2. 3 plus 2 is 5. Then again 4 plus 0. Can you check it? My Yeah. mistake, यहाँ पे 4 लिखना था। 4 plus 1 is 5, 4 plus 2 is 6, and 4 plus 3 is 7. Can you follow now? Yes, ma'am. 5 plus 1 is 6, 5 plus 2 is 7, 5 plus 3 is 8, and then 6 plus 0 is 6, 6 plus 1 is 7, and 6 plus 2 is 8. Now check yourself. See who has the lowest n+l value. किसमें 1s, सबसे 1s. लोएस्ट आ रही है? तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने चाहिए? I'm energy 1s. 1. किसमें जाना चाहिए? किसमें जाने चाहिए? 1s. 1s में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं। s कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम? Ma'am, 2 2. electrons. 2 electron. तो देखो 1s2, मतलब फर्स्ट शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके भी कौन से सबशेल में जाते हैं? s सबशेल में जाते हैं। कितने जाते हैं मैक्सिमम? 2. यू कैन गेट इट। अच्छा, उसके बाद देखो n+l1 के बाद कौन सी वैल्यू मिनिमम आ रही है? n+l Ma'am, की 2s. 2s। तो फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 2s, 2s में। कितने जाएंगे मैक्सिमम? 2 electrons. 2 electrons. अब 2s भर गया, अब क्या करें? अब क्या करें? तो देखो इसका भी n+l वैल्यू 3 आ रहा है और इसका भी n+l वैल्यू 3 आ रहा है। सी 2p एंड 3s दोनों का n+l वैल्यू सेम आ रहा है। चेक करो, दिस इज 2 + 1 एंड दिस इज 3 + 0। अब यहाँ टाई हो गया, तो हु इज द टाई ब्रेकर? Who is the tie The breaker? principal quantum number. Yes, n value low means lower energy. That means who will have lower energy? Among Ma'am, 2p। 2p. 2p. तो अब देखो 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री मारेगा? Ma'am, in 2p. 2p।
2p में कब तक रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स कितने नहीं हो जाते, 6। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. अच्छा, अब देखते हैं। तो अब हमने 3 तक कर लिए, n प्लस एल वैल्यू 3 तक कर ली। अब देखो n प्लस एल वैल्यू 4 कितनों की आ रही है, देखो ये n प्लस एल वैल्यू 1, ये हो गया n प्लस एल वैल्यू 2। अब जब 3 पे गए तो 2 लोगों के पास प्रॉब्लम थी, तो 2 लोगों के पास थी, तो हमने n की वैल्यू लोअर उस पे कर दिया। अब देखो 4 कितने लोगों के पास आ रहा है, Ma'am, 2. n प्लस एल। देखो 3p and 4s both are having n प्लस एल वैल्यू 4, 3p and 4s, लेकिन किसकी एनर्जी लोअर होगी, 3p. 3p and then 4s। ठीक है, टाई ब्रेकर समझ में आया कैसे बनेगा? कैन यू गेट द टाई ब्रेकर? अच्छा, फिर देखो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, s में कितने जाएंगे, जब तक 2 नहीं हो जाते। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3p में, एंड देन इट विल अकोमोडेट टिल 6 नहीं हो जाते। और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4s में। 4s. जब तक कब तक जाएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स s में कितने नहीं हो जाते, मैक्सिमम 2. 2। अब देखो फिर n is equal to 5 ढूंढो। And how do we predict the value of x? Yes, ma'am. Which x? I have already told you na, s can accommodate maximum of 2, Yes, ma'am. p can accommodate maximum of 6, Oh, yes, ma'am. p Yes, can accommodate maximum Okay. of 10, f can accommodate maximum of yes, ma'am. 14. So see, I'm good. each s subshell is having 2 electrons, each p subshell is having 6 electrons, and अभी हम d पे नहीं पहुंचे हैं। अभी सही है, x की वैल्यू कैसे निकालनी है, अभी हम मैक्सिमम चल रहे हैं। Is it fine? Yes, ma'am. नाउ चेक योरसेल्फ, जब फोर्थ शेल पूरा भर जाएगा, 4s का सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर देगा, तो नया सब शेल ढूंढा जाएगा। लोग ज्यादा आ गए घर में, नए रूम्स ढूंढेंगे। तो नए रूम्स कहाँ पर हैं, देखो दिस इज आल्सो 5, दिस इज आल्सो 5 एंड दिस इज आल्सो 5। नाउ सी 3d 4p एंड 5s, 3d 4p एंड 5s, तीनों का n प्लस एल वैल्यू 5 आ रहा है। तो who will have the lowest energy? 3D. 3p. 3d, then 4p and then 5s. So see yourself, यहाँ पर 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री मारेगा, कहाँ एंट्री मार रहा है, 3d. 3d। फिर कहाँ एंट्री मारेगा, 4p. 4p, कितने मैक्सिमम 6, एंड देन 5s2। तो अब देखो जो तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि देखो यहाँ से खुद ही चेक करके बताओ, फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट 2। सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने हो रहे हैं, 8. 8, 6 + 2 8 हो रहे हैं। थर्ड शेल में देखो यहाँ पर 18 होने चाहिए, लेकिन पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद डोंट यू थिंक द फोर्थ शेल कम इनटू एंट्री? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. दैट इज द रीजन। अब तुम्हें याद आ रहा है, तुम्हें 18 Calcium, yes. सोडियम एंड पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम एंड कैल्शियम में तुम ऐसे लिखते थे 2881 एंड 2882। अब समझ में आया, 18 क्यों नहीं करते थे, व्हाई weren't you writing 9? 9 and 10 नहीं लिखते थे ना? Say yes or no. Yes, No, ma'am. ma'am. Can you get the reason now? Because Yes. first the electron will go in first ka s subshell, then it will go in 2s ka subshell, then it will go in 2p ka subshell, then it will go in 3s ka subshell, and then it will go in 3p ka subshell, and then before 3d, because above principle के हिसाब से 4s की एनर्जी 3d से कम है, तो पहले 4s फिल होता है, उसके बाद 3d फिल होता है। देखो ठीक है, तो although the third shell can accommodate 18 electrons, but you don't write 289, नहीं लिखवाते थे ना मैम 289 या 2810। अब रीजन समझ में आया, वहां पे वो समझा नहीं सकते थे, बट अब तुम्हें समझ में आया Yes. कि 4s jumps between 3p and 3d। See, similarly, और s can accommodate how many electrons maximum? s के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, 4s2 मतलब कैल्शियम तक की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पढ़ाते थे, उसके आगे नहीं पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे ना? No, ma'am. No, ma'am.
अब देखो स्कैंडेनियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 21, स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इनकी बात करो तो इसका अब देखो अब क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स एंट्री मारेंगे और यहाँ तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 20। तो एक बचा, एक कहाँ जाएगा 3d1। 3D1. 3D1. That means first shell is containing how many electrons? Check and tell me. 2. 2. Second shell contains how many? 6 plus 2? 8. 8. Third shell contains how many? 6 plus 2 plus 1? 9. 9. अब देखो 9 हो गया and then 2. तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ तक क्यों स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि फिर से थर्ड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे आने लगे। लेकिन अब तुम्हें समझ में आया क्यों आने लग गए, क्योंकि 4s सबशेल कम्स इन द मिडल ऑफ 3p एंड 3d। इसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें एंट्री मार जाता है, 3d में बाद में जाता है। कैन यू फॉलो दिस पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, इसीलिए गड़बड़ होती है। देखो 1s 2s 2p 3s 3p तक सब स्मूथ जा रहा था, बट ये 3p के बाद में 4s बीच में टपक पड़ा, 3p और 3d के बीच में टपक पड़ा। तो ऐसे ही इसका लिखना होगा तो अपन कैसे लिखेंगे 10 and 2, एंड इसका लिखना होगा 2 8 11 and 2। और ये कब तक फिल होगा थर्ड शेल मैम टिल 18। ठीक है। और अगर हमें अपने मेथड, अब देखो तुम्हें ये वाला मेथड नहीं फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। तो अगर हम लोग अपने मेथड से लिखें तो हाउ विल आई राइट 3s2 3p6, 3p और 3d के बीच में लिखना है 4s जो कि 2 होगा एंड देन 3d2। सो नाउ काउंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 3d, थर्ड शेल 10 आ रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, वैलिड ma'am. हो रहा है। अगेन फॉर दिस 2s2 2p6 3s2 3p6 then again 4s2 and 3d3 and it will keep on going till I don't reach 3d10. Can you follow this? Yes, ma'am. तो इसी तरीके से जिंक का नंबर क्या होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके हिसाब से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग फिल करते जाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। तो टेल मी योरसेल्फ थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फर्स्ट शेल के कितने आ रहे हैं, 18। फर्स्ट शेल में देखो कितने आ रहे हैं 2, मैम 2। सेकंड शेल में 6 plus 2 मैम is 8। 8, थर्ड शेल में मैम 18। एंड फोर्थ शेल में। मैम 2। Now do you agree that yes third shell accommodates 18 electrons, लेकिन 4s के बीच में आने की वजह से हम 2 8 9 या 2 8 10 नहीं लिखते। मैम क्रोमियम में 4s1 क्यों हो जाता बेटा है? वो बाद में करेंगे, पहले सिंपल वाली चीजें पढ़ा लेने दो, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस बाद में करेंगे, पहले सिंपल वाला तो समझा लेने दो। आगे आगे मत भागो, सबके साथ में चलेंगे। ओके यस मैम। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है फाइन सबको। अब देखो अगर इसके बाद में जिंक के बाद में होता है गैलियम, तो गैलियम अब देखो हमारा 3d भी फिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री मारेगा, 3d जब फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री मारेगा 4p. 4p में। और 4p देखो पूरा नहीं भर पाएगा, 5s बीच में जंप मार Yes, जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। और ये प्रूफ करता है कि जो हमारे ऑर्बिट्स हैं वो कैसे हैं। देखो यहाँ पर जब हम लिखने जाएंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 3d10 के बाद फिर इलेक्ट्रॉन 4p1 में एंट्री मारेगा। मतलब अगर तुम्हारे मेथड में मैं लिखूं तो कैसे लिखना पड़ेगा 18 एंड फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फोर्थ ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, how many electrons will be there in the fourth orbit? See, fourth orbit कितने हो जाएंगे 3। Can you get it? Can everyone get it? यस। ठीक है। एंड देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑर्बिट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसके पहले ही बीच में ओवरलैपिंग हो रही है दूसरे ऑर्बिट की। अब तुम खुद भी यहाँ चेक कर सकते हो 5s के बाद जब हम 5s फिल कर लेंगे तो फिर से देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, 4d आएगा 5p आएगा और फिर 6s आएगा कि नहीं,
check it. Yes, ma'am. Then it will be 4D, 4D में 10 जाएंगे, 5P, इसमें 6 जाएंगे, and then 6S. तो don't, isn't it telling you कि एक ऑर्बिट के कंप्लीट होने से पहले ही बीच में दूसरे ऑर्बिट्स आने लगते हैं, ओवरलैपिंग होने लगती है. जब 3 के बीच में 4s आ गया, अब यहाँ पे देखो 4p और 4d के बीच में 5s आ रहा है. अब वैसे ही तुम चेक कर सकते हो 6s 6p के बीच में 5d आ रहा होगा, ऐसे आ रहा है, आएगा. Yes, ma'am. That means, what do you think? Are the orbits in the form of concentric circles or they are not concentric circles? They are not. क्योंकि concentric circles पता है ना क्या होते हैं? What are concentric circles? They never cut each other. Yes, ma'am. जैसे हमारा प्लूटो को इसीलिए तो निकाला गया था क्योंकि उसका ऑर्बिट शायद किसी एक प्लैनेट के नेपट्यून के साथ ओवरलैप कर रहा था, और ऑर्बिट्स बिल्कुल कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होने चाहिए. सो कंसेंट्रिक सर्कल्स नेवर कट ईच अदर, मतलब 3s 3p 3d होना चाहिए, फिर 4s आना चाहिए. बट यहाँ 4s मिडिल में आ रहा है. दैट डज नॉट प्रूव ना दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. Yes, ma'am. ठीक है. और इसको बाद में एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था समरफील्ड. इसका काम सिर्फ इतना है, समरफील्ड का बहुत ज्यादा काम नहीं है. समरफील्ड का काम यही है, उसने सिर्फ ये बोला था कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन द ऑर्बिट्स बिकम्स इलिप्टिकल. दे आर नॉट सर्कुलर इन शेप, दे बिकम इलिप्टिकल एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. इवन अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल या जियोइड? Geoid. जियोइड क्यों है? वो भी इलिप्टिकल है ना. क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ उसको खींच लेती है. उसी तरीके से जो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल होने लगते हैं, और इलिप्टिकल होने की वजह से ओवरलैपिंग आती है. सो सी, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द nucleus, the orbits become elliptical, becomes elliptical. ठीक है. एंड दैट इज द रीजन ओवरलैपिंग होने लगती है. जैसे ये न्यूक्लियस है तो शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्फेरिकल था, इसीलिए हमारा रेडियस भी प्रॉपर आ रहा था. फिर सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ऐसे थोड़ा सा स्फेरिकल ही रहेगा. थर्ड में क्या हुआ, वो भी थोड़ा सा स्फेरिकल हो रहा था, लेकिन फोर्थ वाला इलिप्टिकल होने लगा. और इलिप्टिकल होने की वजह से डोंट यू थिंक, देखो कट कर रहे हैं कि नहीं? Yes, ma'am. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. And that is the reason 4s comes in between 3p and 3d. Can you get it? Why 4s comes in between 3p and 3d? Yes, और ma'am. 5s come between 4p because हमारे orbits concentric circles जैसे नहीं रहते हैं, वो elliptical होने लगते हैं. Is it fine till here? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब समझ में आया इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद एक और रूल पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं, इनकी जो रूल्स की जो प्रॉपर लैंग्वेज है ना, ये तुम्हें लर्न करनी है तुम्हारी बुक से. ओके, लर्न दी रूल्स का जो लैंग्वेज है फ्रॉम दी बुक. मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटिव होता है उसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब स्कूल एग्जाम देते हो तो दे विल, मतलब 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है, एक्सप्लेन और यू नो गिव द स्टेटमेंट ऑफ गाउस प्रिंसिपल. तो जो बोल्ड में तुम्हारी बुक में लिखा होगा ना इनके साथ में, वो लर्न कर लेना. कैन आई स्किप दैट पार्ट? कैन यू डू इट फ्रॉम द बुक? Yes, ma'am. स्टेटमेंट तो लर्न कर सकते हो ना. तो देखो, एक और रूल होता है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो हम लोग इस रूल को और पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम p सबशेल ले लेते हैं. ठीक है, p सबशेल पहले ले लेते हैं. तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? l is equal to 1. L is equal to 0, 1 and 2. हाँ, तो कितने हो गए घर? 3. How many orbitals? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. Yes, ma'am. Px, Py, अगर P. सपोजिंग इनको ये बोल दिया ये इनके घर के नाम है. ठीक है. अब जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, एंट्री मारेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे लिखेंगे? p1. जब p सबशेल में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम लोग कैसे सिग्निफाई करेंगे उसे?
Will you write it as P1? Can Yes. you agree? तो अब डाउट ये आता है कि P1 का मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखें, इस वाले घर में रखें, इस वाले घर में रखें या इस वाले घर में रखें। अब कैसे डिसाइड करें कौन से घर में रखना है? उसके रिगार्डिंग रूल्स दिए हुंड्स ने। तो हुंड्स ने ये बोला कि जैसे तुम्हारी स्कूल बस एक ट्रिप पे जा रही है तो तुम पहले क्या एंट्री करते हो? सबसे आगे वाली सीट पे एंट्री करना चाहते हो कि नहीं? Yes, ma'am. तो ऐसी उसी तरीके से जब पहला इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कहाँ एंट्री मारता है? सबसे पहले वाले घर पे। ओके, और ये कुछ डिसाइडेड नहीं है कि पहला वाला घर को हम -1 बोलेंगे या फिर +1 बोलेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू +1, 0 और -1। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द m वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे? इट कैन बी -1 और +1। हम माइनस से भी शुरू कर सकते हैं, हम प्लस से भी शुरू कर सकते हैं। कैन यू फॉलो माय दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दे, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाने का मतलब क्या? ये बंदा तो पहले से बैठा हुआ है, अब दूसरा जो बंदा आएगा उसके पास दो चॉइसेस है, या तो वो विंडो सीट को ऑक्यूपाई करे, दूसरे घर में जाए, या फिर वो इसके साथ ही बैठ जाए पेयरिंग कर करके। तुम्हें क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? व्हाट विल बी योर बिहेवियर? Will you sit with the next person on the aisle seat or will you go for the window seat in the next block? तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा बताओ? How do you people do? हाँ? Sit. Which seat? Aisle seat or window seat? And window seat. Yes, that is what Hund's rule of maximum multiplicity says. जब तक घर खाली है तब तक कोशिश करो पूरा ऑक्यूपाई करो। तो it also goes into the window seat. Fine? Yes, Get ma'am. it? This is called as maximum multiplicity. क्यों बोला maximum multiplicity? अब समझ में आया? Yes, ma'am. तो अगर मैं तुमसे बोलूं what is the m value of first electron, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 और +1, दोनों वे में हम नंबरिंग कर सकते हैं। बट इफ आई आस्क यू what is the m value of second electron, तो चाहे लेफ्ट साइड से माइनस लो चाहे राइट साइड से माइनस लो, दोनों ही केसेस में m की वैल्यू कितनी आने वाली है? 0. 0। Can you follow now? Yes, ma'am. So if I ask you P3, अब तुम खुद से ही क्लैरिफाई कर दो, कहाँ जाओगे? कहाँ जाएं? And इसी the के next साथ block. पेयरिंग करें And the या फिर next one. पेयरिंग करें या फिर अलग घर में जाएं? Ma'am, the third. Yes, so that is called as Hund. So first electron का m value will be -1 और +1. Second electron को अगर बोला जाएगा तो उसकी m value बोलो कितनी हो जाएगी? 0. What will be 0? And if I talk about the third electron, the third electron की m value क्या होगी? If you are taking -1, so it will be +1. If you are taking +1, it will be -1. Can you follow now? Can Yes, you follow ma'am. now? Similarly, if I go for P4 now, P4, तो अब क्या है? सारे घर भर गए। तो जब सारी सीट्स भर जाती है और हमें आइल सीट का ही ऑप्शन मिलता है तो हम प्रेफरेबली कहाँ जाने की कोशिश करते हैं? आगे या पीछे? Ma'am. नियर द डोर, so that the exit becomes easier. Yes, ma'am. अब इसको जो एरो है उसको उल्टा लिखेंगे। उल्टा क्यों लिखेंगे इसका रीजन अभी मैं बताती हूँ। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का जो m वैल्यू होगा अब क्या हो जाएगा? इट कैन बी -1 और +1। कैन यू एग्री विद दिस? कैन यू एग्री विद दिस? Yes, ma'am. देन अगेन P5 कहाँ जाएगा? 1 2 3 4, P5 कहाँ जाएगा? तो पहले यहाँ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड P6 कहाँ जाएगा? तो P6 जाएगा हमारा यहाँ पर। कैन यू गेट इट? तो कैन यू डू इट फॉर D1, D2, D3 एंड सो ऑन ऑल्सो? Same way, can you do it for D1, D2, D3 and so on? Yes, ma'am. Okay, same way we can do for D subshell and F subshell. पहले सब पूरा घर ऑक्यूपाई करो फिर पेयरिंग करो, और पेयरिंग भी आगे से पहले करनी है। ठीक है, अब ये Why देखो do we represent the electron
one electron up and one Just electron. trying to tell you, that's what I wanted to tell you. ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दो पहले. So देखो हमने arrows क्यों बनाए थे, क्योंकि जो हमारा you have done this in your 10th standard, एक lens law करके कोई चीज होती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी इधर जा रहा होता है तो लेफ्ट फिंगर से या राइट फिंगर से करते हैं ना, थंब से, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की तरफ जा रही होती तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनती है. Yes, ये ma'am. सब खाना क्या था? Maxwell's right hand thumb rule. Right hand था? thumb rule. Right hand thumb rule. Yes, right hand thumb rule. तो सी सेम वे में if the electron is moving, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो it revolves, जैसे अर्थ है ना, it revolves around its axis and rotates around its axis as well as revolves around the sun. दोनों behavior होता है. Yes, ma'am. अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के अराउंड भी रोटेट करती है. तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होता है इट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस as well as it revolves around the nucleus. तो दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं. ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो कितने मैनर में रोटेट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होगा कितने डायरेक्शंस में हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है वो कितने डायरेक्शंस में हो सकता है? रोटेशन कितने डायरेक्शंस में होता है बेटा? 2 directions. 2 डायरेक्शंस. कौन कौन से? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. Clockwise and anti-clockwise. ठीक है, अब खुद से जो तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल था उसको लगा दो. तो अब बताओ क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम होगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट करेगा? ऊपर जनरेट करेगा. Yes, ma'am. And if it is moving anti-clockwise, it will generate electricity in the downward direction. Yes, ma'am. So equal and opposite electricity, don't you think it will cancel out? The electric field will be cancelled or not? Yes, ma'am. Cancelled मतलब ये दोनों एक साथ रह सकते हैं. Cancelled means they can exist together. Their forces are cancelled. Yes, ma'am. Their Ma'am, what electrostatic. if both the electrons rotate in the same? They will repel each other. They will not stay together. Okay, ma'am. That's why in an orbital you don't have 3 electrons, 4 electrons, 5 electrons. ये किसी ना किसी की electric field same हो जाएगी और वो repel करके भगा देगा. So the ones that occupy in an orbital are those which rotate in. Yes, they are moving in opposite spin. That's why we are making 2 arrows. One upward and one downward. So why do we represent it with an arrow upward and downward? Is to tell you about that they are moving with opposite spins. This and this is representing opposite spin of the electron. Can you follow now? Yes, ma'am. This is rotating the opposite spin of the electron. Can you just follow this fact? ये तुम्हारा physics से ही related है. Yes, Can you ma'am. follow this thing? Anyone facing problem? No, ma'am. Anything you want to discuss? Ma'am, what is spin quantum number? What? Ma'am, spin quantum number. बेटा बताने दोगे? पहले तुम बोल रहे, मैंने जितना बताया वहां तक का पूछा करो बस. ठीक है, उसके आगे मुझे पता है मुझे कब कराना है. हर चीज का एक टाइम है स्पेसिफिकली, मैं उसको फॉलो करती हूँ. ओके, सो इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब मुझे नेक्स्ट वही चीज बोलनी थी जो उसने ऑलरेडी बोल दिया. तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर. अब पहली चीज, एक ये बात तो क्लियर हुई कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों रहते हैं एक ऑर्बिटल में, 3, 4, 5 क्यों नहीं हो सकते. Yes, ma'am. ठीक है, और यही होता है स्पिन क्वांटम नंबर. इसी को हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? -half. माइनस. फाइन. सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहीं तक ही रखते हैं.
ओके होमवर्क क्या होगा, बिकॉज यू आर हैविंग टेस्ट, तो मैं अपनी तरफ से कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बट जब तुम्हारा टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, क्या करना है? Do